दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस में। इसमें हम लोग टोटल ओवरऑल 31 ईयर का जो पीवाईक्यू है उसको कवर करने वाले हैं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 17। इफ यू हैवंट वॉच्ड ऑल प्रीवियस वीडियो प्लीज गो बैक टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच दोज वीडियो एंड देन कम बैक टू हियर। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन के सामने है। भारत में मोहम्मद गोरी किसको सर्वप्रथम एकता प्रदान किया था, ये आपको बताना है। Whom did मोहम्मद गोरी ग्रांट फर्स्ट एकता इन इंडिया? आपको बताना है मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किसको एकता प्रदान किया था। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है तजाउद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन। ये सारे आपके सामने विकल्प है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने एकता प्रदान किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या है करेक्ट आंसर। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जीतकर मोहम्मद गोरी ने भारतीय विजित प्रदेशों को देखरेख का भार अपने योग्य तुर्कदास कुतुबुद्दीन को सौंपा था, है ना। तो गोरी ने ऐबक को भारत में पहला एकता प्रदान किया, जिससे ऐबक भारत में गोरी का पहला इक्तदार बन गया। ठीक है, ऐबक ने गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सल्तनत और गुलाम वंश की नींव रखी। तो इसमें से हम लोगों को क्या याद रखना है? सबसे पहले जो मोहम्मद गोरी था वो तराइन का युद्ध 1192 का जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था उसको जीता, और उसके बाद इसने इक्तदार किसको बना दिया? एकता किसको दिया? एकता किसको दिया? ये दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। उसके बाद हम लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? जब 1206 में मोहम्मद गोरी का डेथ हो गया तो उसके बाद गुलाम वंश या इसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं इंग्लिश में, इसका नींव रखा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। व्हेन वाज द मोहम्मद गोरी डिफीटेड बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात? आपको बताना है मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था। जो चालुक्य है दोस्तों, जो चालुक्य है इसी को सोलंकी भी कहा जाता है। एक सेकंड, इसको सोलंकी भी कहा जाता है ना। तो ये आपको बताना है मोहम्मद गोरी इस किसके द्वारा, इसमें से जो चालुक्यों के द्वारा जो पराजित हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1178 में हुआ था, है ना। व्याख्या इसका डिटेल क्या है? 1178 में 1178 में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी ने गुजरात के अहिलवाड़ पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण में क्या हुआ? गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय उस टाइम जो है वो गद्दी पर था। मूलराज द्वितीय गद्दी पर था। उसकी संरक्षिका माता नायिका देवी, उस टाइम जो उसकी संरक्षिका थी, जो देखरेख करती थी, नायिका देवी ने अपने अबू पर्वत के निकट कायदरा के युद्ध में गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। यह भारत की धरती पर मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी का ये जो है भारत की धरती पर उसकी प्रथम पराजय थी। उसके बाद ऑब्वियसली फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में भी इसने हार का सामना किया था मोहम्मद गोरी ने, और उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो था 1192 में वो जीत चुका था, और उसके बाद ही यहाँ पर वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राज दिया देखरेख के लिए, है ना। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 15 इज इन फ्रंट ऑफ यू। देन हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? आपको बताना है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। जो दोस्तों गुलाम वंश का प्रथम शासक है, एज यू नो, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी इन 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड देन सुल्तान ऑफ इंडिया। दिल्ली नहीं, इसने अपना शासन लाहौर से किया था, है ना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश, ममलुक वंश भी जिसको कहा जाता है, का संस्थापना, इसका जो स्थापना है ये किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। 1206 से लेकर के 1210 तक ये जो है ये शासन किया। उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मलिक एवं सिपह सलार के उपाधि के साथ उन्होंने शासन किया।
तो इसने जो है कभी भी सुल्तान का जो है उपाधि धारण नहीं किया था। जो इसके पास उपाधि था वो किसका था? मलिक और सिपह सलार का उपाधि था। तो देन दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसने कभी सुल्तान का कभी भी धारण नहीं किया टाइटल, है ना। किसने नहीं किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। उसने जो टाइटल धारण किया था वो क्या था? मलिक था, और मलिक के अलावा सिपह सलार था। सिपह सलार, ये दोनों टाइटल इनके पास था। और अपने अधिक दानशीलता के कारण ऐबक लाख बख्श भी इनको कहा गया। ये काफी डोनेशन जो देते थे उसके कारण से इसको क्या कहा गया? लाख बख्श भी कहा गया। लाखों का दान देने वाला मतलब लाख बख्श। और इसको एक और नाम से जाना जाता था, कुरान ख्वां। इसकी क्या खास बात थी? कुरान ख्वां नाम से क्यों जाना जाता था? ये बचपन से ही जब कुरान का रिपीटेशन करता था वो काफी सुरीली आवाज में करता था, इसके कारण से इसको कुरान ख्वां भी कहा जाने लगा, है ना। तो हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है? सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, मलिक और सिपाही के साथ इसने शासन किया, और इसको लाख बख्श भी कहा जाता था और कुरान ख्वां भी कहा जाता था। चलिए इसके साथ हम लोग अगले प्रश्न पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. Well, the other questions up to question number 13 I have already covered in yesterday's video. If you haven't watched that, I would request you to go and watch first lecture number 16 and then come back to this is lecture number 17. तो ये कब पूछा गया प्रश्न? वेल, मैं जो भी यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ वो पहले से ही कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ना। तो कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा लाहौर होगा। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं दिल्ली के साथ, नहीं, इसने अपना जो है शासन लाहौर से ही कंडक्ट किया था। राज्याभिषेक के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। ही मेड हिज कैपिटल लाहौर बनाई और संपूर्ण शासन वहीं से संचालित किया। एंड he ruled from there, है ना। तो 1210 में जब लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। तो इस स्लाइड में हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है? लाहौर जो है ये क्या था? कैपिटल था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल, है ना। इसका क्या हुआ? 1210 में क्या हुआ? इसका डेथ होता है। कैसे डेथ होता है? 1210 में इसका डेथ कैसे होता है? पोलो खेलते समय इसका डेथ होता है ना। उसके बाद क्या होता है? जब इल्तुतमिश इसके बाद कौन शासक बनता है? इल्तुतमिश जो है ये जो है लाहौर से उसको लाता है कहां पर? दिल्ली। इतना चीज आपको मैं कहूंगा कि ध्यान में रखना चाहिए। लाहौर 1210 में पोलो, इल्तुतमिश, ये सब, और फिर जो है जा करके फाइनली इल्तुतमिश इसको लाहौर से दिल्ली लाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। नाउ कैन यू रीड दिस क्वेश्चन? द मुस्लिम रूलर whose empire was considered a part of दारुल इस्लाम। आपको बताना है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य को दारुल इस्लाम के नाम से जाना जाता था, या दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ये कौन था? उसका नाम बताना है। जो करेक्ट आंसर होगा गाइस इसका होगा इल्तुतमिश, है ना। चलिए अब इसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के आबासी खलीफा जो है अल मुस्तिर अल्लाह, ये उसका नाम था। वेल, थोड़ा सा अजीब नाम है, मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है। एंड 1229 में क्या किया था? उसने सनद स्वीकृति प्राप्त की थी। इससे जो है उसने जो ये सुल्तान था बगदाद का, इसे क्या सनद स्वीकृति पत्र इसने प्राप्त किया था। और उसके बाद क्या हुआ? खलीफा से कानूनी मान्यता मिलने के बाद उसके राज्य को आधिकारिक रूप से दारुल इस्लाम या इस्लामिक प्रदेश माना जाने लगा, का अंग माना जाने लगा, है ना। इस कारण से इल्तुतमिश को दिल्ली
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत है इसका वास्तविक द रियल फाउंडर किसको माना जाता है? तो हम लोगों को क्या चीज ध्यान में रखना है? 3 चीजें ध्यान रखना। वेल, जो एक जो क्वेश्चन है दार उल इस्लाम, ठीक है, दार उल इस्लाम जो है इसके राज को इसका पार्ट माना जाता था। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो क्या था? रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत था। चलिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार। आपको बताना इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार गवर्नर इन बिहार। किसको ये गवर्नर डिक्लेयर किया था बिहार का? जो इसका गाइस करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मलिक जानी को। इसने किसको किया था? मलिक जानी को किया था। चलिए अब इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं। 1225 में क्या हुआ था? जो 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार का लखनौती बंगाल स्वतंत्र शासक हिसामुद्दीन ऐवाज, जो हिसामुद्दीन ऐवाज था गाइस, वो क्या था? बंगाल का एक स्वतंत्र शासक था। ठीक है, बाद में क्या करता है इल्तुतमिश? इसको युद्ध में पराजित करके वहां का जो गवर्नर है मलिक जानी को अपॉइंट कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हिसामुद्दीन पर आक्रमण कर उसे संधि के लिए बाध्य किया। इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित कर मलिक जानी को, देख सकते हैं यहाँ पर, मलिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार या गवर्नर बना दिया। ऐवाज द्वारा पुनः विद्रोह करने पर इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद ने ऐवाज का वध कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जैसे इसने पहले तो इनको संधि के लिए बाध्य किया, फिर उसको क्या क्या मलिक जानी को अपॉइंट कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि ऐवाज जो था, हिसामुद्दीन ऐवाज, इसके द्वारा दोबारा विद्रोह किया जाता है। और जैसे ही ये विद्रोह करता है गाइस, तो क्या करता है? इसका जो पुत्र था, किसका? इल्तुतमिश का, नसरुद्दीन मोहम्मद, उसको क्या करता है? ऐवाज को ये मार देता है। नसरुद्दीन मोहम्मद किल्ड ऐवाज। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन in front of your screen. His theory of kinship was based on principle of prestige, power, justice. Who said the words about बलवन? राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? गाइस आपको बताना है कौन सा इतिहासकार था जो बलवन के विषय में इन शब्दों का प्रयोग किया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ऐसा कहा था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध सल्तनत कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में बलवन के राजतत्व सिद्धांत का वर्णन किया। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तारीख ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन फ्यूचर में या किसी भी एग्जामिनेशन में जो आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। बर्नी के अनुसार बलवन का मानना था कि सुल्तान का पद प्रतिष्ठा, शक्ति, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था पर टिका होना चाहिए। बलवन ने सुल्तान के पद की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए कठोर नियम लागू किए। ठीक है, इतना चीज ध्यान में आपको रखना चाहिए। जो इनमें से इस स्लाइड में से मैं कहूंगा जो क्या इंपॉर्टेंट है वो है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा तारीख फिरोजशाही। इसमें क्या है? बलवन के राजतत्व सिद्धांत के विषय पर वर्णन है, इसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट थियरी ऑफ किनशिप सिमिलर टू द थियरी ऑफ डिवाइन? आपको बताना है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन है जिसने शासन के सिद्धांत थियरी ऑफ किनशिप को राजा के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। सो फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पहले आप लोग देखिए मन ही मन इसका आंसर कीजिए एंड देन कम बैक टू द आंसर।
आंसर इज बलबन ने ऐसा करा था। ठीक है, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजतत्व का ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका क्या होता है? थियरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि जो पृथ्वी है उस पर जो एक डिवाइन, जो ईश्वर का, जो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, वो कौन है? वो कौन होता है? सुल्तान होता है ना। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है ना, नियाबत ए खुदाई होता है और उसका पद ईश्वर प्रदत्त है। और इसका जो पद है क्या होता है? ईश्वर के द्वारा दिया जाता है इसको। उसने सुल्तान की निरंकुशता को सही ठहराने तथा तुर्क सरदारों को नियंत्रित करने के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। हु वाज द फर्स्ट टू यूज टाइटल टर्म जिल-ए-इलाही? जिल-ए-इलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आपकी स्क्रीन के सामने है। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बलबन, इल्तुतमिश। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन है। बलबन के द्वारा ये जिल-ए-इलाह शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया है ना। व्याख्या इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन, बलबन ने स्वयं ईश्वर की छाया घोषित करते हुए जिल-ए-इलाही शैडो ऑफ गॉड की उपाधि धारण की। उसने दरबार में फारसी शिष्टाचार और सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पाबोस, सुल्तान के चरण को चूमना। तो दो शब्द यहाँ पर, सिजदा और पाबोस का जो परंपरा है वो किसने शुरुआत किया था? ये बलबन ने किया था। सिजदा और पाबोस, पाबोस का मतलब सुल्तान के चरण को चूमना, ये दोनों जो परंपरा है, किसने इसका प्रारंभ किया था? वो किया था बलबन ने। उसने फारसी नववर्ष उत्सव नवरोज, फारसी जो एक उत्सव है नवरोज, जिसको नया साल के रूप में वो सब मनाते हैं, है ना, उसका शुरुआत भारत में किसने शुरू किया था? बलबन ने किया था। उसने फारसी नववर्ष उत्सव नवरोज मनाना भी भारत में प्रारंभ किया था। चलिए, तो आपको दो चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए इस स्लाइड से। एक तो सिजदा और पाबोस का जो परंपरा था, और दूसरा नवरोज की शुरुआत किसने किया था? सुल्तान बलबन ने किया था। Which Delhi Sultan adopted the policy of blood and iron? आपको बताना है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति को अपनाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वन एंड ओनली, दैट इज योर बलबन। बलबन ने ऐसा किया था, है ना। व्याख्या क्या कहता है? मेवातियों, डाकुओं, आंतरिक विद्रोहियों को कुचलने के लिए बलबन ने रक्त एंड लोह, ब्लड एंड आयरन की कठोर नीति अपनाई थी। इस नीति में पुरुषों का वध कर दिया जाता था और स्त्रियों एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। तो इसमें क्या होता था? जो पुरुष है, मेल मेंबर है, उसका वध कर दिया जाता था, दैट मीन्स दे वर किल्ड, एंड उसके जो बच्चे और स्त्री था उसको दास बना लिया जाता, दैट मीन्स द स्लेव, उसको स्लेव बना लिया जाता था। उसने 40 दल तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था और सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, है ना। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द तुगरिल खान रिवोल्ट? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? जो तुगरिल खान, ये बंगाल से थे और इसने विद्रोह किया था किसके समय में? तो वो है बलबन के समय में। ठीक है, बलबन वुड बी योर करेक्ट आंसर। एंड 1279 में ये बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने बलबन की वृद्ध अवस्था का लाभ उठा करके विद्रोह किया और स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान मुगीसुद्दीन घोषित किया, है ना। शुरुआत अभियानों में विफलता के बाद बलबन स्वयं बंगाल के अभियान का नेतृत्व किया और विद्रोह को कठोरता से दमन कर तुगरिल खान को मार गिराया। विद्रोह दबाने के पश्चात बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां
को बंगाल का नया सूबेदार नियुक्त किया? ठीक है, तो ये दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो इसमें से आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये जो अगर आप ईयर ध्यान में रख सकते हैं 1279, तो दैट वुड बी वेल एंड गुड। और तुगरिल खां जो है ये कहाँ से था, ये बंगाल से था। और जो विद्रोह किया था ये किसके टाइम में किया था, बलबन के समय में, बलबन के समय में किया था। और उसके बलबन इसकी हत्या करके किसको बनाया था, किसको ये बनाया था बलबन, बुगरा खान जो उसका बेटा था उसको उसने गवर्नर बना दिया था। 3-4 चीजें आपको इससे स्लाइड से ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो गाइस, thank you very much for watching this session, and if you do like the session, please do like and subscribe to my YouTube channel, and it would be motivating work for me, and I will bring more initiative for you guys. And thank you very much for joining my session guys. Bye bye and take care, है ना। और मैं कुछ जो इसका अनाउंसमेंट है, ये लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले मैंने 16 कवर कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, और देन यू कम बैक टू दिस। और इसमें ओवरऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग ओवरऑल 31 ईयर के जो बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर से ऑलरेडी कवर कर चुका है 31 ईयर का क्वेश्चन। अगर आपने वो 16 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। अभी जो चल रहा है ये मेडिवल टाइम का चल रहा है, लेक्चर नंबर 16 से लेकर के आगे जो